सोचिए, जिंदा रहने का मतलब क्या है? बढ़ना, बदलना, है ना? एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है, या फिर एक छोटी सी चोट वो अपने आप कैसे भर जाती है। इन सब के पीछे ना एक ही मास्टर प्रोग्राम काम कर रहा है। आज हम इसी बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की कहानी को समझेंगे, यानी कोशिका चक्र। तो चलिए सीधे एक्शन में चलते हैं। मान लीजिए अगर हम प्याज की जड़ की नोक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो कुछ ऐसा नजारा दिखेगा। और ये कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है, नहीं, ये तो जीवन के इंजन का एक लाइव स्नैपशॉट है। देखिए, हर कोशिका अपनी कहानी के एक अलग पन्ने पर है। कोई अभी तैयारी कर रही है तो कोई बस बटने ही वाली है। तो सवाल यह है कि ये कोशिका चक्र आखिर है क्या? इसे एक कोशिका की जिंदगी का पूरा शेड्यूल समझिए। मतलब जन्म लेने से लेकर बड़ा होना, अपना सारा सामान डबल करना और फिर ठीक अपने जैसी ही 2 नई कोशिकाएं बना देना, ये पूरा का पूरा सफर। और हाँ, ये कोई रैंडम प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बेहद बहुत ही डिसिप्लिन्ड सीक्वेंस है। अब इस पूरे सफर का जो ज्यादातर हिस्सा है ना, वो तैयारी में ही गुजर जाता है। इस स्टेज को कहते हैं इंटरफेस। लेकिन ये नाम थोड़ा धोखा दे सकता है, क्योंकि ये आराम का नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मेहनत करने का टाइम होता है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? समय। एक कोशिका अपनी जिंदगी का 90% से भी ज्यादा वक्त सिर्फ और सिर्फ तैयारी में लगा देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रक्रिया कितनी जरूरी और कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। असल डिवीजन तो बस क्लाइमैक्स है, असली काम तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। तो इंटरफेस की शुरुआत होती है जीवन फेज से। यहाँ क्या होता है? कोशिका अपना आकार बढ़ाती है, जरूरी प्रोटीन्स बनाती है और अपने अंदरूनी मशीनरी, जैसे कि वो पावर हाउस होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी संख्या बढ़ाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लंबी यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ी में तेल भरवाना और सारा सामान पैक करना। जीवन के बाद आता है सबसे जरूरी पड़ाव, एस फेज। यहाँ एस का मतलब है सिंथेसिस। इसी दौरान कोशिका अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की एक हूबहू कॉपी तैयार करती है। और जब ये फेज खत्म होता है तो सेल के अंदर हर जीन की 2-2 कॉपियां मौजूद होती हैं, ताकि बंटवारे में कोई कमी ना रह जाए, सब कुछ एकदम बराबर। और फिर आखिर में आता है G2 फेज, यानी फाइनल चेक। यहां कोशिका पूरी तसल्ली करती है कि डीएनए की कॉपी ठीक से हुई है या नहीं और डिवीजन के लिए बाकी सारा सामान तैयार है कि नहीं। ये बिल्कुल एक स्पेस मिशन लॉन्च से पहले होने वाले फाइनल सिस्टम चेक जैसा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब स्टेज तैयार है कोशिका चक्र के सबसे ड्रामेटिक हिस्से के लिए, जिसे एम फेज या माइटोसिस कहते हैं। ये वो पल है जब कोशिका असल में 2 हिस्सों में बंट जाती है। और ये किसी खूबसूरत कोरियोग्राफ के लिए हुए डांस जैसा है, जिसके हर स्टेप्स पहले से तय हैं। समझिए कि माइटोसिस एक 4 एक्ट का प्ले है। पहले एक्ट प्रोफेज में सारा जेनेटिक मटेरियल कसकर पैक होकर क्रोमोसोम्स में बदल जाता है, ताकि सामान संभालने में आसानी हो। फिर दूसरे एक्ट मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम्स सैनिकों की तरह कोशिका के बिल्कुल बीच में एक लाइन बना लेते हैं। इसके बाद आता है सबसे ड्रामेटिक मोमेंट, एनाफेज, जहां इन क्रोमोसोम्स की दोनों कॉपियां अलग होती हैं और 2 अलग अलग टीमों की तरह सेल के किनारों की ओर खिंच जाती हैं। और आखिर में टेलोफेज में इन दोनों टीमों के चारों ओर एक नया न्यूक्लियस, एक नया घर बन जाता है। मतलब एक कोशिका के अंदर 2 कमांड सेंटर तैयार। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2 कमांड सेंटर तो बन गए, पर शहर तो अभी भी एक ही है ना। तो आखिरी कदम है साइटोकाइनेसिस। यहां कोशिका का बाकी हिस्सा, मतलब साइटोप्लाज्म और बाहरी झिल्ली, वो भी बीच से बट जाती है। और अब जाकर हमें मिलती हैं 2 बिल्कुल एक जैसी, आइडेंटिकल नई कोशिकाएं, दोनों अपना अपना सफर शुरू करने के लिए एकदम तैयार। अब ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल है। सोचिए, अरबों डीएनए अक्षरों की कॉपी करनी है और फिर उन्हें बिना किसी गलती के बांटना भी है। जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि कोशिका ये कैसे पक्का करती है कि सब कुछ परफेक्ट हो? इसका जवाब छिपा है कोशिका के अपने ही क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में। इस सिस्टम में जगह जगह पर सुरक्षा गार्ड्स तैनात हैं, जो हर जरूरी मोड़ पर सब कुछ चेक करते हैं। इन गार्ड्स को कहते हैं सेल्यूलर चेक पॉइंट्स। ये बिल्कुल सिक्योरिटी गेट्स की तरह काम करते हैं। पहला, जीवन चेक पॉइंट। ये देखता है कि सेल डिवीजन के लिए तैयार है भी या नहीं, सारे रिसोर्सेज हैं या नहीं।
फिर G2 चेक पॉइंट, ये डीएनए की कॉपी को दोबारा जांचता है। और आखिर में मेटाफेज चेक पॉइंट, ये पक्का करता है कि सारे क्रोमोसोम्स बंटवारे के लिए सही जगह पर लगे हुए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी भी चेक पॉइंट पर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो पूरा साइकिल वहीं रुक जाता है, जब तक कि वो समस्या ठीक ना हो जाए। तो सवाल यह है कि इन चेक पॉइंट्स को कंट्रोल कौन करता है? तो मिलिए इन मॉलिक्यूलर मैनेजरों से। इनका नाम है साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, या शॉर्ट में कहें तो CDKs। यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हरी झंडी दिखाते हैं, जो फैसला करते हैं कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। इनके काम करने का तरीका बड़ा शानदार है। CDKs को आप एक गाड़ी का इंजन समझिए, जो हमेशा मौजूद तो है पर बंद पड़ा है, और साइक्लिन वो है चाबी। अब होता यह है कि साइक्लिन का लेवल हर फेज में घटता बढ़ता रहता है, और जैसे ही सही समय पर सही साइक्लिन का लेवल बढ़ता है, वो अपने CD के इंजन से जुड़ जाता है। बस चाबी घूमती है और गाड़ी अगले फेज की ओर चल पड़ती है। आपको पता है, इस रेगुलेटरी सिस्टम को समझना साइंस के लिए इतना बड़ा मील का पत्थर था कि साल 2001 में हार्टवेल, हंट और नर्स को इसी खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये वाकई बायोलॉजी के सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल सिद्धांतों में से एक है। तो अब तक हमने एक लगभग परफेक्ट सिस्टम की बात की, लेकिन तब क्या होता है जब ये इतनी सावधानी से बनाया गया सिस्टम टूट जाता है? जब ये नियंत्रण खो जाता है तो इसके नतीजे बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जैसा कि यह स्रोत बिल्कुल साफ साफ कहता है, जब कोशिका चक्र का रेगुलेशन बिगड़ जाता है तो ये अनियंत्रित कोशिका वृद्धि को जन्म दे सकता है, और यही कैंसर की पहचान है। तो आखिर होता क्या है? देखिए, ये टूटी हुई व्यवस्था हर स्टॉप साइन को नजरअंदाज करने लगती है। डीएनए में जो भी गड़बड़ियां आती हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पाती, और ये सारा जेनेटिक कचरा अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में पास होता जाता है। धीरे धीरे कोशिकाएं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और बिना रुके बेहिसाब तरीके से बस बढ़ती चली जाती हैं, और कोशिकाओं की यही अनियंत्रित भीड़ ट्यूमर का रूप ले लेती है। ये सोचने वाली बात है ना कि जीवन का पूरा अस्तित्व स्टार्ट और स्टॉप के इसी नाजुक संतुलन पर टिका है। एक तरफ है माइक्रोस्कोपिक लेवल की वो बेमिसाल सटीकता जो हमें बनाती है, और दूसरी तरफ बस एक छोटी सी चूक जो सब कुछ तबाह कर सकती है। ये संतुलन आखिर हमें खुद जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है?